हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 9 के बारे में। हम आपको सॉल्व करा रहे हैं एमएससी बॉटनी इंडेक्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन 2012 का। पार्ट 9 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 90 तक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे अभी पिछला जो क्वेश्चन पेपर था वो भी जो ख़त्म हुआ था इकोलॉजी में, इकोलॉजी के क्वेश्चन वहाँ पे थे और ये भी जो 81 से स्टार्ट होता है ये भी आपका इकोलॉजी से ही आया हुआ है। पूछ रहा है मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आपको पता है जिसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन में, जू प्लैंक्टन में, फंजाई या बैक्टीरिया या ग्रीन एल्गी में। सबसे पहले इसमें से दो ऑप्शन आपको निकालना है। जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो होते हैं वो आपको पता है वो आप समझ लीजिए एनिमल की तरीके होते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं दूसरे से फूड। फंजाई बैक्टीरिया भी जो उनका नेचर होता है ऐसे ही होता है, वो खुद से खाना नहीं बनाते हैं। अब बात आती है फाइटोप्लैंक्टन की, ग्रीन प्लांट्स की। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फाइटो प्लैंक्टन जो होते हैं आपको मिलेगा फ्रेश वाटर बॉडी या मरीन वाटर बॉडी में, जो ऊपर एकदम सतह पे तैरते हुए रहते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। और जो अगर कार्बन फिक्सेशन की हम बात करें तो जो मैक्सिमम कार्बन फिक्सेशन होता है, आप एक बार सोचेंगे कि ग्रीन प्लांट्स हो सकता है, लेकिन जब आप सरफेस एरिया की बात करेंगे पूरे वर्ल्ड का तो वहाँ पे जैसे ग्रीन प्लांट्स तो आपको टेरेस्ट्रियल रीजन पे ज़्यादा मिलेंगे। अगर मरीन सिस्टम की बात करें तो आपको वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा मिलते हैं। और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत है, और यही जो है आपके फाइटोप्लैंक्टन ये मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा यही होगा फर्स्ट। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 82, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन। कह रहा है अगर हम एक्सेसिव डिस्चार्ज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज़ में, तब उसका रिजल्ट क्या होता है। चार ऑप्शंस हैं इसमें से। जैसे दिया है सिल्ट, तो सिल्ट आपको पता है सॉइल का टाइप है, इसका कुछ रिलेशन नहीं है फर्टिलाइजेशन के डिस्चार्ज से। फिर आता है डेथ ऑफ हाइड्रोफाइट्स, ये भी डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में। ग्रोथ ऑफ फिशेस भी नहीं है। अब आता है आपका यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब आप एक्सेसिव डिस्चार्ज करते हैं फर्टिलाइजेशन का वाटर बॉडीज़ में, तब उसका होता है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता है वाटर बॉडी का, जिसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इसको हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये भी आपका इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। तब न्यूट्रिएंट के बेसिस पे आप तीन मेनली बांट सकते हैं। जैसे वाटर बॉडीज़ का न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता है ऑलिगोट्रॉफिक, ऑलिगो का मतलब आपको पता है फ्यू। तो डेफिनेशन होगा ऑलिगोट्रॉफिक का, हैविंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि न्यूट्रिएंट जब कम होंगे तब बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम होगी। और यहाँ पे वाटर जो क्वालिटी होगी वो आप बोलेंगे कि अच्छा है। तो हैविंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड गुड वाटर क्वालिटी इज कॉल्ड ऑलिगोट्रॉफिक। मीज़ो यूट्रॉफिक का बात करते हैं तो ये मिडिल में आता है, हैविंग अ मॉडरेट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इसमें जो होता है जो न्यूट्रिएंट होता है वो ऑलिगो वाले से ज़्यादा होता है और इनका मॉडरेट लेवल का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है। अगर हम वाटर क्वालिटी के टर्म में बात करें तो वाटर क्वालिटी यहाँ पे फेयर होता है। थर्ड जो होता है यूट्रॉफिक या हाइपर यूट्रॉपिक जो आता है, यहाँ पे जो होता है हैविंग द, ये क्या होता है, हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है ये डिपेंड है आपका न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट पे। और क्योंकि यहाँ पे यही क्वेश्चन से रिलेटेड है, जब आप एक्सेसिव डिस्चार्ज करते हैं फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि फर्टिलाइजर जो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब वो कहीं पे वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तब उस वाटर बॉडी का होता है यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप वाटर क्वालिटी के बारे में बात करें तो वाटर क्वालिटी यहाँ पे हो जाता है पुअर आपका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यूट्रोफिकेशन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ टी इज कास्ड बाय। इसको मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि किसकी वजह से होता है। सिफेलुरॉस है एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है, उसकी वजह से होता है। यहाँ पे मैंने वो रखा है, ये देखिए बिलोंग, अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो ये क्लोरोफाइटा का है। सिफेलुरॉस जो जीनस है
ये एक पैरासिटिक थैलॉइड ग्रीन एल्गी है, यहाँ पे इसके 14 स्पीसीज हैं इस जीनस में। इसे ही कॉमनली हम रेड रस्ट बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रोडोफाइसी का है। कोई भी पूछे सिफेलोरस किससे बिलोंग करता है तो आप बोलेंगे क्लोरोफाइसी से। ठीक। और ये जो एल्गा है ये कुछ अपने इकोनॉमिक प्लांट्स जैसे टी, कॉफ़ी, मैंगो, गुआवा, वहाँ पे ये उन पे पैरासाइट होता है, मतलब उनका डिस्ट्रक्शन करता है उस पर ग्रो करके। तो ध्यान रहिए, इसको कॉमन नेम रेड रस्ट है पर रोडोफाइसी से बिलोंग नहीं करता है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था अलग अलग क्वेश्चन पेपर में, जैसे इसको ही उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है, जैसे रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाई, तो आपको फिर बताना है सिफेलोरॉस। रेड ऑफ टी इज काज्ड बाई ए मेंबर ऑफ, तो आप बताएंगे क्लोरोफाइसी बिकॉज इट बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी फैमिली, क्लोरोफाइसी। फिर आता है द रेस्ट रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाई, फिर आता है सिफेलोरॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक एल्गा। अब इनमें से आप देखेंगे यूलोथ्रिक्स, सूडोगोनियम, सारगैसम, तो सिफेलोरॉस ही है। तो अलग अलग टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप कभी नहीं भूलिएगा कि जो रेड रस्ट ऑफ टी है विच इज काज्ड बाई सिफेलोरॉस विच इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑलिगोट्रॉफिक लेक। अब देखिए वही एक बार फिर से चीज़ आ जाती है। अभी मैंने आपको बताया ऑलिगोट्रॉफिक, मीजो यूट्रॉफिक और यूट्रॉफिक लेक के डिफरेंसेस के बारे में। मतलब वाटर बॉडी वो जो कुछ भी हो, लेक हो या कुछ भी हो, तो ऑलिगो, मीजो, यूट्रो आपको पता है, तो उसी के हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑलिगोट्रॉफिक लेक। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑलिगो का मैंने आपको बताया रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, ना तो उसके हाई प्रोडक्टिविटी होगी, ना तो एल्गल ब्लूम्स होंगे। एल्गल ब्लूम्स कब होगा, जब वही प्रोडक्टिविटी जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहेगा तभी एल्गल उसमें ग्रोथ होता है। और ये जो ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स होते हैं इनकी वो क्या होता है फीचर कि वो पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और यूट्रॉफिकेशन जो है आपने पढ़ा होगा, यूट्रॉफिक उसकी वजह से एल्गल ब्लूम भी होते हैं, तो वो रिलेटेड है यूट्रॉफिक वाले से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पोल्यूशन। तो चार ऑप्शन है आपके पास, पूछ रहा है इनमें से कौन सा सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो क्या आपको पता है, आप क्रॉप रोटेशन आप देखते हैं, मतलब साल भर में आप जो खेती करते हैं अपने फील्ड में, अलग अलग तरीके के क्रॉप बोला जाता है, क्रॉप रोटेट करके लगाइए। तो क्रॉप रोटेशन से मतलब है कि अलग अलग प्लांट टाइप आप उस पर ग्रो कराएंगे तो वो अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट लेगा। इससे सॉइल के जो अगर आप बार बार कोई क्रॉप लगातार लगाते हैं तो वो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट सॉइल से निकालेगा और वो एग्जॉस्ट कर लेता है, तो सॉइल की रिकवरी नहीं हो पाती उनके न्यूट्रिएंट्स की। तो क्रॉप रोटेशन उससे रिलेटेड है। अर्थवॉर्म्स की बात करें तो ये सॉइल के लिए यूज़फुल है क्योंकि ये ऊपरी सतह को बढ़िया पोरस वोरस बना के रखते हैं। और फिर आता है क्रॉप रेजिड्यूज जैसे हुए। क्रॉप रेजिड्यूज भी उतना सॉइल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब आता है आपका ऑर्गेनोक्लोराइड, क्लोरीन्स, ये रिलेटेड है सॉइल पोल्यूशन से। कैसे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए ऑर्गेनोक्लोराइड, जिसको आप कॉमनली ओसी बोलते हैं, ये एक्चुअली पेस्टिसाइड्स होते हैं और ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं, वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ किया जाता है। दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन के ये डेरिवेटिव होते हैं विच हैव वास्ट एप्लीकेशन इन द केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है और एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ है। दिस कंपाउंड आर नोन फॉर देयर हाई टॉक्सिसिटी, स्लो डिग्रेडेशन और बायोअक्यूमुलेशन भी इसका होता है। इसी वजह से ये सॉइल में पड़े रहते हैं और सॉइल पल्यूट भी करते हैं। तो ऑर्गेनोक्लोरीन्स की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली जब आप पेस्टिसाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो जो पेस्टिसाइड का क्लासिफिकेशन है उसको आपको पता है, जो क्लासिफिकेशन होता है उसके कई सारे बेसिस होते हैं। जब आप पेस्टिसाइड का केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तब ये उसमें आते हैं। जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन जो मैंने आपको बताया, ऐसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। अगर आप जैसे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पेस्टिसाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे तो मतलब कहाँ पे आपको ज़रूरत है उसका पेस्टिसाइड, जैसे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, डोमेस्टिक, वो अगर टारगेट ऑर्गेनिज्म की बात करें उसके बेसिस पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं पेस्टिसाइड को। जैसे इंसेक्टिसाइड तो वो इंसेक्ट को मारेगा, हर्बिसाइड है तो वो हर्ब्स को मारेगा, फंगीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं तब वो फंगस को मारेगा। तो वैसे ही ऑलिगो जो क्लोरीन्स है ये एक तरीके का क्या है, पेस्टिसाइड्स है। केमिकल नेचर पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये ऑर्गेनिक क्लोरीन्स आते हैं। तो यही जो है आपका सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है डिस्टिंक्ट एयर ब्लडर कैन बी सीन इन द एल्गा।
अब आपने अगर ये पढ़ा होगा यहाँ पे जो डिक्टियोटा, सार्गैसम, लैमिनारिया, फ्यूगस हैं, अगर आपको ध्यान होगा, आपने पहली बात तो सबसे पहले मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, उसके बाद मेंबर पढ़ते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स में जब आप फीओफाइसी पढ़ते हैं तो ये सारे मेंबर आपको फीओफाइसी में मिलते हैं, और जब आप मॉर्फोलॉजी उनकी पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा कि जो सार्गैसम है उसमें डिस्टिंक्ट टेल ब्लेडर्स पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सार्गैसम होगा। सार्गैसम का अगर आपने कभी भी फोटो देखा होगा तो ये जो यहाँ पे आपको बॉल लाइक दिख रहे हैं ये एयर ब्लैडर्स भी हैं, ही हैं, ठीक है। और ये फ़ोटो विकिपीडिया से मैंने लिया है। तो ये सारे तो आप जो ब्लैडर्स हैं ये सार्गैसम में होता है, तो आप हमेशा याद रखिए सार्गैसम। क्वेश्चन नंबर 87, ग्रुप ऑफ नोडल ब्रांचेस इन ब्रैक्टिकोस्पर्मम इज नोन एज। अब अब मैंने आपको बोला जैसे फियोफाइसी, अभी ये जो क्वेश्चन आया ये रोडोफाइसी से आया। रोडोफाइसी में आप जनरली दो जीनस पढ़ते हैं, बैट्रिकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया। और बैट्रिकोस्पर्मम जो है वहाँ पे जब आप उसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो वहाँ पे जो उनके नोड होते हैं, एक्चुअली उसका नोड और इंटरनोड में उसका थैलस बटा हुआ होता है, तो नोड पे उसके आपको ये देखिए, ये जैसे इंटरनोड आपके लिए नोड पे बहुत सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ ब्रांचेस हैं बोल रहा है, इनको बोला क्या जाता है? ग्लोब्यूल बोला जाता है, ग्लोमेरुल बोला जाता है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स बोला जाता है, या हेट्रोट्राइकस? तो हेट्रोट्राइकस और ग्लोब्यूल तो है नहीं। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट हाँ बेशक ये रोडोफाइसी से रिलेटेड है, लेकिन इसको नहीं बोला जाता है, वो अदर है। रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे या लाइफ साइकिल तब आपको उसमें गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट पढ़ने को मिलेगा। इन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुल। ये जो आप देख रहे हैं जैसे नोट्स पे ये गुच्छा गुच्छा निकला हुआ है, ठीक, कलेक्टिवली इनको हम ग्लोमेरुल बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 88, बोल रहा है गोंग्रोसाइरा स्टेज इज फाउंड इन। गोंग्रोसाइरा स्टेज किस में मिलता है? कहाँ पे आपने पढ़ा है? एल्गी में पढ़ा है, फंजाई में पढ़ा है, ब्रायोफाइट में पढ़ा है, या टेरिडोफाइट में पढ़ा है? तो गोंग्रोसाइरा जो स्टेज आपको मिलता है ये आपको मिलता है वोकेरिया में। वोकेरिया क्या है आपको पता है? एल्गी है। वोकेरिया इज अ स्पीसीज ऑफ एल्गी विच रिप्रोड्यूसेस बाय अ सेक्सुअल मेटाफॉर ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये जो गोंग्रोसाइरा स्टेज है, ये जब आप वोकेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो कह रहा है जो वोकेरिया है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन ऑफ लिविंग दे आर डेवलप बाय एपेनोस्पोर, जूस्पोर्स और एकाइनीट। मतलब वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वो प्लेनोस्पोर से, जूस्पोर से, एकाइनीट से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये एकाइनीट में जब इनका रिप्रोडक्शन होता है एकाइनीट से, तो एकाइनीट जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनका जो एल्गी का फिलामेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है असेप्टेट फिलामेंट्स में, जिसका वॉल काफ़ी थिक होता है। और ये जो थिक वॉल के होते हैं, जब इनका प्रोटोप्लास्ट होता है अंदर का, उनमें भी डिवीज़न हो जाता है, मतलब प्रोटोप्लास्ट का भी इसका डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। और यही जो होता है जब जैसे ये अगर मान लें ये वोकेरिया का है, वैसे ये वोकेरिया का है नहीं, ये होता है आपका एक गोंग्रोसाइरा एल्गी ही है, जिसकी तरीके से ये दिखने लगता है। जैसे वोकेरिया का है ये, मान लीजिए अब वोकेरिया है ये, इसमें जो ये जब एकाइनीड्स बनेंगे थिक वॉल वाले, तब इसका जो अंदर का प्रोटोप्लास्ट है वो जब कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसमें आपको लग रहा कि अंदर का प्रोटोप्लास्ट डिवीज़न है, उसमें कई सारे गुच्छे बने हुए हैं अंदर, तो ऐसे ही वोकेरिया का भी दिखने लगता है। और इसी सिमिलरिटी के बेसिस पे ही ये फ़ोटो है वाई सुकी का, ठीक है, मुझे नेट से मिला। तो यहाँ पे इसी के जैसा थैलस इसका दिखने लगता है, तो इसीलिए इसको गोंग्रोसाइरा स्टेज बोलते हैं। और ये भी फ़ोटो के लिए इनका फ़ोटो सोर्स तैमी सुजुआ और यूजुरो सुजुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिवर बायोलॉजी लिमिटेड। और ये फ़ोटो तो विकिपीडिया से मैंने बोला आपका लिया गया है। तो ये आपका हो गया गोंग्रोसाइरा स्टेज आपका कहाँ पे मिलता है? एल्गा में। कोई भी एल्गी में पूछे तो आप बताइएगा वोकेरिया में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वेजिटेटिव फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज इन रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड इज नोन है। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में आपने फोटो पीरियडिज्म पढ़ा है कि डे लेंथ और नाइट लेंथ का प्रभाव पड़ता है प्लांट का वेजिटेटिव स्टेज पे और फ्लावरिंग स्टेज पे। सब बहुत होता है, जैसे आप ठंड में कोई चीज़ लगाते हैं वो आपको फिर मई या जून में आप उसको काटते हैं, ठीक है। तो ये सब फोटो पीरियडियम की वजह से होता है कि वेजिटेटिव कंडीशन पे कोई प्लांट कितने दिन तक रहेगा, फिर जब लाइट कंडीशंस बढ़ने लगेंगी तब वो फ्लावरिंग करता है। तो इसे ही कहते हैं कि मतलब वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज करता है फोटो पीरियड,
के रिस्पांस में। और इसको क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, या फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अलग चीज़ है, उसी से रिलेटेड आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोट्रॉपिज्म तो अलग है, वो मूवमेंट जब आप पढ़ते हैं प्लांट का लाइट के बेसिस पे, तब वहाँ पे आप फोटोट्रॉपिज्म पढ़ते हैं। ये जो है फोटो पीरियड के रिस्पांस में जब कोई प्लांट वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, तब इसको फोटो पीरियोडिज्म ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर इज, कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारे बायोस्फीयर पे, मतलब हमारे अर्थ पे? तब से मायोसिन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, रिबोलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज और कोलेजन। तो इनमें से मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा आरयूबीपी एक एंजाइम जो होता है कैल्विन साइकिल में यूज़ होता है, वही एंजाइम यहाँ पे जो रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज है, यही है आपका आरयूबीपी। और ये पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में, कोई भी प्रोटीन आपको नोन होगा, ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पूरे अर्थ पे है। तो इसका ऑप्शन यही होगा। तो ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 9, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 81 से कवर किया क्वेश्चन नंबर 90। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस का, वहाँ पे मैं और सारे क्वेश्चन को वो करूँगा, डिटेल टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि सारा चीज़ आपको याद रहे। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस जब भी मैं डालूंगा आपके पास जाता है सीधे नोटिफिकेशन जब आपने किसी चैनल को सब्सक्राइब किया होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे वीडियोज़ हैं मेरे ओल्ड, आप डायरेक्टली उसको पढ़ के उसके लिंक पर जा सकते हैं। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।